Good morning, class. Yesterday we started the chapter 6, understanding our criminal justice system, and completed till page number till here. ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था. तो अभी हम इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं. तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि पुलिस के पास कुछ गाइडलाइंस हैं कि अगर वो किसी को अरेस्ट भी कर रहे हैं तो उस पर्सन को जब तक मतलब उसके अगेंस्ट गिल्टी वो प्रूव नहीं होता तब तक पुलिस जो है वो उसको गिल्टी नहीं मानेगी. मींस उसके साथ जो है वो बहुत जेन्युइन बिहेवियर किया जाए और उसके भी जो लॉज हैं, उसके पास जो राइट्स हैं और पुलिस के पास जो भी गाइडलाइंस हैं वो उसको फॉलो करेगी. ऐसा नहीं है कि वो उसको जेल में ले जाके कितना भी मार पीट लें, तो ऐसा पुलिस को राइट नहीं होता है. तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ laid down specific requirements and procedures that the police and the other agencies have to follow for the arrest, detention and interrogation. तो पुलिस के पास कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि किसी को अरेस्ट करते टाइम, डिटेंशन करते टाइम या फिर इंटरोगेशन के टाइम उनको फॉलो करनी पड़ेंगी. तो ये जो पुलिस ऑफिशियल्स वर्क कैरी आउट द अरेस्ट और इंटरोगेशन शुड वियर क्लियर, एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स विद देयर डेजिग्नेशंस. तो उनके पास ये है कि अगर वो किसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो उनका नेम जो है वो लिखा हुआ होना चाहिए, सो दैट सामने वाले पर्सन को पता हो कि कौन उनको अरेस्ट कर रहा है. ठीक है. अ मीमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एंड शुड इंक्लूड द टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट. तो ये सब बातें भी जो है वो क्लियर होनी चाहिए. और इट शुड ऑल्सो बी अटेस्टेड बाई एटलीस्ट वन विटनेस हु कुड इंक्लूड अ फैमिली मेम्बर ऑफ द पर्सन अरेस्टेड. तो जिस पर्सन को अरेस्ट करा है उसके किसी फैमिली मेम्बर का भी एक विटनेस होगा. तो द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड और बीइंग इंटरोगेटेड हैज़ अ राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव. तो उसको एक कॉल करने दिया जाता है सो दैट वो अपने किसी रिलेटिव को, फ्रेंड को या फिर वेल विशर को एक बार इन्फॉर्म कर दे कि वो कहाँ पे है. और व्हेन अ फ्रेंड और रिलेटिव लिव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, द टाइम, द प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड द वेन्यू ऑफ कस्टडी मस्ट बी नोटिफाइड बाय पुलिस विद इन 8 to 12 आवर्स आफ्टर अरेस्ट. तो अगर कोई उसका रिलेटिव जो है वो बाहर रहता है तो वो उसको 8 to 12 आवर्स के बीच में पुलिस जो है उसको नोटिफाई करेगी. तो ऐसे कुछ जो हैं वो मतलब जिस पर्सन को अरेस्ट करा गया है उसके पास भी इतने राइट्स हैं. एफआईआर क्या होती है? एफआईआर होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. तो इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर दैट द पुलिस कैन बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशंस इनटू अ क्राइम. तो ये वो एक रिपोर्ट है जिसको एक बेस बना के पुलिस जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है. द लॉ स्टेट्स दैट इट इज़ कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर एन एफआईआर वेन एवर अ पर्सन गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. तो जब भी कोई पर्सन जो है किसी ऑफेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है तो उस ऑफिसर के लिए, जो उस पुलिस इंचार्ज के लिए कंपलसरी है उसको एफआईआर को रजिस्टर करना. और इस मतलब दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस इधर ओरली और इन राइटिंग. तो आप जाके भी बोल सकते हो, राइटिंग में भी दे सकते हो. और एफआईआर में डेट, टाइम मेंशन होगा, हर चीज़ जो है डिटेल में मेंशन होगी कि कहाँ क्या क्राइम हुआ है, किस टाइप का. और इफ़ नोन द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज पर्सन एंड द विटनेस इज ऑल्सो मैंशन. तो कौन लिखवा रहा है ये एफआईआर, विटनेस कौन है, एक्यूज कौन है, तो ये सब चीज़ें जो है वो एफआईआर में मेंशन होगी. कंप्लेनेंट ऑल्सो हैज़ अ लीगल राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ द एफआईआर फ्रॉम द पुलिस. तो जो कंप्लेन कर रहा है वो उस एफआईआर की एक कॉपी जो है वो रिसीव कर सकता है पुलिस से. व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि हमने कमला रॉय देखी थी ऊपर की स्टोरी में, तो उसका क्या रोल है? तो पब्लिक अ क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड बाय एज अ पब्लिक रोंग. तो अगर कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो ये माना जाता है कि ये जो है वो पूरी पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट के जो है मतलब एक स्टेट के साथ जो है वो आपने गलत किया है. What is meant by this is that it is considered to have committed not only against the affected victim but also against the society. मतलब अगर किसी ने कोई भी क्रिमिनल टाइप का क्राइम किया है तो ये माना जाता है कि सिर्फ वो क्राइम जो है उस पर्सन के अगेंस्ट नहीं हुआ बल्कि पूरे की पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है. तो जैसे एक डोरी केस है, आपने लास्ट चैप्टर में जो पढ़ा, तो उसमें लक्ष्मण और उसकी फैमिली ने जो है वो अपनी वाइफ को जला के मार दिया था, तो शांति को. तो उस केस में क्या था कि उन्होंने ये क्राइम सिर्फ एक लेडी के साथ नहीं करा बल्कि पूरी सोसाइटी के साथ करा है, क्योंकि सोसाइटी में कहीं ना कहीं ऐसा एग्जाम्पल सेट हो जाता है कि दूसरे लोग भी ये कर सकते हैं. तो ऐसा ही और केस था स्टेट वर्सेस शांति हेम्ब्राम. ठीक है. और मिसिस शिंदे वर्सेस शांति हेम्ब्राम. तो ये केस क्या था कि मतलब अगर कोई चोरी हुई है तो
वो सब भी जो है वो सोसाइटी के, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है? हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो स्टेट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या है कि द पुलिस हैज़ कंडक्टेड हिज द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल द चार्जशीट इन द कोर्ट, कि पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करे और केस को चार्जशीट दाखिल करे, दर्ज करे। ही शी हैज़ नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का इन्वेस्टिगेशन में कोई रोल नहीं होता है। प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। वो सिर्फ जो प्रोसिक्यूटर जो है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो स्टेट के बिहाफ पे जो है वो प्रोसिक्यूशन करता है। As an officer of the court, it is her duty to act impartially and present the full and material facts, witness and evidence before the court. तो क्योंकि वो गवर्नमेंट को, जब स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी ड्यूटी ये है कि वो इम्पार्शली पूरे के पूरे एविडेंसेस जो भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी है उसको कोर्ट के आगे रिप्रेजेंट करे। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ जज। तो जज का क्या रोल है? तो जज जो है, जज इज़ लाइक एन अम्पायर इन द गेम। तो जैसे एक गेम में एम्पायर होता है वैसा है। तो उसने क्या करना है? तो वो सारे ट्रायल्स लेता है इम्पार्शली। ट्रायल्स का मतलब है कि हियरिंग होगी केस की, तो दोनों एडवोकेट्स जो हैं, दोनों पार्टीज़ के, वो अपना अपना साइड रखेंगे। तो उसके बाद जज जो है वो इम्पार्शली उनको सुनेगा और फिर उसके बाद अपना डिसीजन दे देगा। तो जज हियर्स ऑल द विटनेसेस एंड एविडेंसेस प्रेजेंट इन द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस। तो प्रोसिक्यूशन ने और डिफेंस ने क्या क्या जो है वो एविडेंसेस दिखाए हैं, वो सब जो उसको सुनेगा क्लियरली और उसके बाद अपना फैसला करेगा। तो जज जो है ये डिसाइड करेगा कि पर्सन जो है वो गिल्टी है या नहीं, लेकिन वो ये अपने मन से नहीं करेगा, वो उन एविडेंसेस के बेस पे करेगा जो कि दोनों लॉयर्स ने उनको शो करे हैं। इफ़ द एक्यूज इज़ कन्विक्टेड देन द जज प्रनाउंस द सेंटेंस। अगर उसके अगेंस्ट केस प्रूव हो जाए तो उसको जो भी पनिशमेंट देगा। और ही में सेंड द पर्सन टू जेल और इम्पोज अ फाइन। उसको जेल भी भेज सकता है, फाइन भी दे सकता है, और दोनों भी कर सकता है, जैसा कि उस पर्टिकुलर केस के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट इज़ अ फेयर ट्रायल? फेयर ट्रायल का मतलब क्या होता है? फेयर ट्रायल का मतलब है एक, मान लेते हैं कि शांति जो है उसको मतलब कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर ना मिलता, ठीक है, और उसको चार्जशीट की कॉपी ना दी जाती और उसके बहुत सारे जो उसको राइट्स मिले थे वो सब ना मिलते, तो क्या वो कभी भी इनोसेंट प्रूव हो पाती शांति? तो कभी नहीं हो पाती, क्योंकि उसके पास इतने सारे राइट्स थे, तो वो अपने केस को डिफेंड कर पाई और अपने आप को उसने इनोसेंट प्रूव करा, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हेल्प से। तो इस तरह से जो है वो मतलब फेयर ट्रायल का मतलब है कि हर किसी को इक्वल राइट मिलते हैं। तो आर्टिकल 21 हमें क्या कहता है? राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। तो उसमें कहा जाता है कि हर पर्सन के पास लिबर्टी है, सो दैट वो उसके पास एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करने की भी लिबर्टी है, ठीक है। तो अब अगर कोई फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है कि उसका ये जो फंडामेंटल राइट है ये छीन लिया जाएगा। तो गवर्नमेंट उसको ये सब फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कराती है। तो फेयर ट्रायल का मतलब क्या हो गया कि बिल्कुल फेयर लेवल पे दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अपना केस जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं। The trial was held in the open court in public view. her brother सुशील could attend the court hearing. तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट के अंदर गेट बंद करके कुछ भी हियरिंग हो जाएगी, तो उसके भाई को आने दिया कि आप सुन सकते हो कि क्या क्या हो रहा है हियरिंग में। और ट्रायल वाज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज, और शांति वाज डिफेंडेड बाय अ लॉयर, एक लॉयर ने उसको डिफेंड करा। और जो है रॉय थी, एडवोकेट रॉय थी, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी टू क्रॉस एग्जामिन ऑल द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस। तो उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि आप जो है वो सारे विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो, मतलब उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हो। और एडवोकेट रॉय वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विटनेसेस इन शांति's डिफेंस। तो शांति को बचाने के लिए जो भी विटनेस चाहिए थे वो भी उनको जो है वो प्रोवाइड कराए गए। तो नेक्स्ट आता है, ऑल्दो द पुलिस फाइल्ड अ केस ऑफ थेफ्ट अगेंस्ट शांति, द जज एज्यूम्ड हर टू बी इनोसेंट। जबकि पुलिस ने तो ये केस किया था कि शांति ने चोरी की है, बट जज ने उसको इनोसेंट पाया। तो इट वाज द ड्यूटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट दैट शांति वाज गिल्टी। तो ये जो है मतलब कहीं ना कहीं उन प्रोसिक्यूटर्स की ड्यूटी बन जाती है। इन दिस केस प्रोसिक्यूशन फेल टू डू सो। तो जो प्रोसिक्यूशन था, जो अपोजिट पार्टी का लॉयर था, उसको वो प्रूव करने में फेल
फेल हो गया। इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट द जज डिसाइडेड द मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस बिफोर द कोर्ट। तो ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि जज जो है वो अपने मन से कोई भी फैसला नहीं करेगा, जैसे जैसे उसके पास एविडेंसेस होंगे वो वैसा ही डिसीजन लेगा। द जज डिड नॉट जंप इन टू द कंक्लूजन दैट शांति वाज द थीफ जस्ट बिकॉज शी वाज अ पुअर मेड सर्वेंट। तो जज ने ये कंक्लूजन दिया कि अगर वो एक पुअर मेड सर्वेंट है तो इट डजेंट मीन कि वो चोर है। तो instead the judge remained impartial and since evidence showed that some young man and no Shanti was the thief, तो जज impartial थे तो ये प्रूव हो पाया कि जो शांति है वो चोर नहीं है, कोई यंग मैन है जो कि चोर है। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं फेयर ट्रायल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सो वट यू आर बेसिकली सेइंग, मतलब शांति स्टील द चेन। तो ये जो एडवोकेट थी ये मिसिस शिंदे को क्रॉस एग्जामिन कर रही थी। उन्होंने कहा कि आपने उसको चोरी करते हुए देखा, तो मिसिस शिंदे ने कहा नहीं। तो फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि इसने चोरी की है जबकि आपने उसको देखा ही नहीं है। तो इस तरह से क्रॉस एग्जामिन किया गया। The Constitution and the law both state that all the persons that we have discussed in chapter should carry out their roles in proper manner। तो हमने जो देखा कि हर किसी ने अपना रोल जो है वो अच्छे तरीके से निभाया, और इन सब का मतलब क्या है कि हर सिटीज़न इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, रिलीजन और आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड, सबको जो है वो फेयर ट्रायल मिलेगा और मिलना भी चाहिए। और रूल ऑफ लॉ विच सेज दैट everyone is equal before law, which the law would not make much sense if every citizen were not guaranteed a fair trial। तो अगर हमारा जो रूल ऑफ लॉ है जिसका मतलब है कि हर किसी के पास इक्वल राइट है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा अगर हर किसी को फेयर ट्रायल ना मिले तो। सो ये था इस फेयर ट्रायल का मतलब। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आप सबको एक समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।